सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप अमीटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं, हम लोग फर्दर डिस्कशन करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जे 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का कोर्स सीबीटी 2 499 में अवेलेबल है। जैसा कि सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है, सीबीटी 2 जल्द ही कंडक्ट होने वाला है, तो आप 499 में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और एनरोलमेंट के बाद इमीडिएट आफ्टर द एनरोलमेंट आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं या फिर ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स सीबीटी 2 के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप फ्रेश से स्टार्ट करना चाह रहे हैं आरआरबी जेई की अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों में एनरोल करना है आपको, तो 777 में आप एनरोल कर सकते हैं। गेट 26 का कोर्स 2222 में अवेलेबल है, 27 का कोर्स 3333 में एंड 28 का कोर्स 5555 में अवेलेबल है। राइट। गेट एकेडमी में कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में। स्मार्ट कोर्स एंड डॉक्यूमेंट 555 कॉम्बो 1111 में, ईएससी नॉन टेक्निकल जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, आईसीटी काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आप 777 में अवेल कर सकते हैं। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इंडिविजुअल बेसिस पे नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, सिग्नल सिस्टम और ईएमटी जैसे सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर अपने अकॉर्डिंग बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज करके सब्जेक्ट्स में एनरोल कर सकते हैं। एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेस में आप एनरोल करने के लिए गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए। गेट 25 में आपने एनरोल किया था, 26 में एक्सटेंशन चाह रहा है, तो 1500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप 26 के लिए कोर्सेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो एग्ज़ाम है, गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, जिसके प्रीलिम्स प्लस मेंस वाला जो कोर्स है वो 1111 में कवर कराया जाएगा। इस बार के प्रीलिम्स में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में 22 नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, तो आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। इस 1111 में सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स और मेंस की प्रोवाइड कराई जाएंगी, जितने भी ऑफिशियल सिलेबस में सब्जेक्ट मेंशन है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो टेस्ट सीरीज है 333 में अवेलेबल है। टॉपिक वाइज 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। और इन 76 टेस्ट में एज पर द गेट स्टैंडर्ड की कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। यूनिक कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है। राइट, जो कि आपके रैंक को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हेल्प करेगा। जनरल एप्टीट्यूड की बुक आपको क्यूआर कोड स्क्रीन के सामने है। जनरल एप्टीट्यूड का गेट के एग्जामिनेशन में अच्छा खासा वेटेज होता है, जो कि 13 से 15 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से अच्छा खासा वेटेज है, जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। ये ई बुक 222 में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, ये एक ई बुक है, नॉट अ फिजिकल बुक। 222 में अवेलेबल है, प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस लिंक में जाके आप इसे ई बुक में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। राइट।
और इस ई बुक की खास बात यह है कि 15 years गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन इस ई बुक में अवेलेबल। ना एसएससी जेई पेपर 1 प्रिपेयर करने के लिए ई बुक लॉन्च हो चुकी है गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, राइट। जिसको एनरोल करने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस लिंक में क्लिक करते हैं या फिर आप प्ले स्टोर में जाके ई बुक वाले सेक्शन में एसएससी जेई पेपर 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्च करते हैं तो डायरेक्टली आप इस ई बुक तक पहुंच जाएंगे, राइट। और ये इंडियाज फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है कि बोथ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस एंड ईयर वाइज एनालिसिस कंबाइंड बेसिस पे एक ही बुक में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चाहे तो एनरोल कर सकते हैं, जाके सैम्पल्स जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट देखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्ले स्टोर के ई बुक वाले सेक्शन में सैम्पल्स देख सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये ई बुक आपको परचेस करना है या फिर नहीं। तो लास्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में थे, अमीटर के बारे में डिस्कशन हो रहा था। अब बेसिक इंस्टेंटेनियस टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था एंड देन उसके आगे की कहानी आज के सेशन में कंटिन्यू करते हैं। ये सारा डिस्कशन था जो कि कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। इंस्टेंटेनियस टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं, बोथ डीसी एंड एसी के केस में एनालिसिस देख चुके हैं, डेवलप्ड टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आता है एंड देन फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और जो फिक्स्ड कॉइल होती है वो दो पार्ट में स्प्लिटेड होती हैं, यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी एयर गैप में मिल सके इसके लिए। तो अमीटर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जल्दी से एक बार रीकैप लेते हैं एंड देन सेशन कंटिन्यू करते हैं। राइट, जल्दी से रिकैप लेते हैं एंड देन आगे का सेक्शन कंटिन्यू करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था, टी आई इज इक्वल टू आई वन आई टू डी एम बाई डी थीटा, जो कि डेवलप्ड टॉर्क का एक्सप्रेशन है, आई कैपिटल आई वन आई टू डी एम बाई डी थीटा। तो डीसी के केस में ये दोनों करंट्स डीसी के करंट रहेंगे एंड एसी के केस में ये वैल्यूज जो होंगी वो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होंगी। तो मूविंग कॉइल एंड फिक्स्ड कॉइल इस तरीके से सीरीज में लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है, या फिर एलिमेंट जिसमें करंट मेजर करना है, क्योंकि अमीटर का जो सेटअप होता है वो एलिमेंट के सीरीज में कनेक्ट करता है, जबकि वोल्ट मीटर का सेटअप जो होता है उसमें एलिमेंट के अक्रॉस में पैरेलली हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो डीसी और एसी के केस में एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया हुआ था। डीसी के केस में डेवलप टॉर्क आई डी सी स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा मिला हम लोगों को, एंड एसी के केस में भी सेम एक्सप्रेशन मिला, I RMS square dm by d theta. RMS is equivalent to DC only, right? At final deflection, TC is equal to TD का कॉन्सेप्ट लगाया तो हम लोगों को पता चला कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, जो कि नॉन यूनिफॉर्म और नॉन लीनियर स्केल प्रोड्यूस कर रही थी। और हम लोगों ने ये भी देखा कि 5 एम्पियर का डीसी अगर इंजेक्ट करते हैं या फिर 5 एम्पियर का एसी आरएमएस करंट इंजेक्ट करते हैं तो जो टॉर्क का एक्सप्रेशन मिलेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो दोनों सेम होगा, कोई भी डिफरेंसेस ऑब्जर्व नहीं होंगे। तो ये एक बेस्ट एडवांटेजेस था।
इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का। एंड देन हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को समझा कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर था, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टू, अगर हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है टू की वैल्यू, लेट कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ है टू है, तो फिर हम लोग फर्दर एनालिसिस कर रहे थे इसके बारे में कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, एंड दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू C1 आई स्क्वायर। C1 आई स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम लोग C1 कह रहे हैं। C1 की वैल्यू क्या होगी, dm by d थीटा मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन k एज प्रीवियसली डिराइव्ड, राइट। तो dm by d थीटा 1 अपॉन k जो कि C1 की वैल्यू है उसको हम लोगों ने 2 एज्यूम किया हुआ है, तो थीटा इज कैन बी रिटन एज 2i स्क्वायर, 2i स्क्वायर। जब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हम लोगों ने इंजेक्ट किया तो थीटा का डिफ्लेक्शन कितना होगा 2 डिग्रीज। कैसे, आई की वैल्यू 1 स्क्वायर मतलब कि 1 2 1 जा 2 डिग्रीज, राइट। और करंट की वैल्यू जब 2 एम्पियर इंजेक्ट किया तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 एम्पियर इंजेक्ट किया 3 3 जा 9 2 जा 18, राइट। एंड जब 4 एम्पियर इंजेक्ट किया 4 4 जा 16 2 जा 32, राइट। एंड 5 एम्पियर इंजेक्ट किया 5 5 जा 25 2 जा 50 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से डिफ्लेक्शंस हम लोगों को मिल रहे हैं। इसको हम लोगों ने इस तरीके से स्केल में अगर रिप्रेजेंट करना है तो 0 एम्पियर के करंट इंजेक्शन पे थीटा का डिफ्लेक्शन कितना होगा, जब आई की वैल्यू 0 तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 0 में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 0 ही मिलती है, तो ये 0 एम्पियर का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, राइट। जब 1 एम्पियर इंजेक्ट किया तो 2 डिग्रीज का डिफ्लेक्शन, जब 3 एम्पियर 2 एम्पियर इंजेक्ट किया तो 8 डिग्री का डिफ्लेक्शन, जब 3 एम्पियर इंजेक्ट किया तो 18 डिग्री का डिफ्लेक्शन, जब 4 एम्पियर इंजेक्ट किया तो 32 डिग्री का डिफ्लेक्शन। तो ये इक्वी डिस्टेंस है क्या, स्केल में नहीं, इक्वी डिस्टेंस नहीं है। जबकि यहाँ पे अगर इक्वी डिस्टेंस होते तो 1 एम्पियर में इतना डिफ्लेक्शन, 2 एम्पियर में इतना डिफ्लेक्शन, 3 एम्पियर में सेम डिफ्लेक्शन, 4 एम्पियर में इक्वी डिस्टेंस होते, लेकिन यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नॉन लीनियर स्केल कह रहे हैं, isn't it? अब एक प्रॉब्लम हम लोगों को आइडेंटिफाई हुई थी, आगे का बात करते हैं कि प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई हुआ था मीटर में कि क्योंकि मूविंग कॉइल जो है लाइट वेटेड बनाया जाता है क्योंकि मूविंग सिस्टम का पार्ट है, टॉर्क टू वेट रेशियो इंक्रीज करना है हम लोगों को, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, जिससे सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी बेटर मिल सके हम लोगों को। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि अगर ये मूविंग कॉइल लाइट वेटेड बनाया हम लोगों ने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रखा तो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। और मूविंग कॉइल जो है केवल 100 मिली एम्पियर तक का करंट इंजेक्ट करवा सकता है अपने आप में से, उससे ज़्यादा करंट अगर आप सप्लाई करते हैं तो कंडक्टर धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा टेम्परेचर राइज होने की वजह से और डैमेज हो जाएगा, राइट। देयरफॉर 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते मूविंग कॉइल में, इसीलिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोगों ने शंट में एक रजिस्टर कनेक्ट किया, इसको हम लोग कह रहे हैं शंट रजिस्टर RSH, राइट। तो करंट, मेन करंट यहाँ से आई फ्लो होती हुई आ रही है, आई यहाँ तक फ्लो होती हुई आई, एंड देन IMC कि 100 मिली एम्पियर तक का करंट मूविंग कॉइल में जाएगा, एंड जो एक्सेस करंट है वो शंट रजिस्टर से बाईपास हो जाएगा लोड में, तो आपका मूविंग कॉइल जो होगा अनअफेक्टेड रहेगा ड्यू टू हायर करंट, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया जो कि प्रीवियसली PMMC में भी यूज किया हुआ था हम लोगों ने। शंट मल्टीप्लायर रजिस्टर कनेक्ट कर रहे थे हम मीटर में एंड सीरीज मल्टीप्लायर रजिस्टर वोल्ट मीटर में। तो ध्यान देते हैं कि मूविंग कॉइल के टोटल इंपेडेंस की वैल्यू कितनी होगी, ZMC की वैल्यू। तो मूविंग कॉइल में करंट जा रहा है तो सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर होगा, मूविंग कॉइल का कंडक्टर से ही बना हुआ है तो जितने भी कंडक्टर्स हैं उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो मूविंग कॉइल का भी रेजिस्टेंस होगा। इस रेजिस्टेंस को RMC लिखा हम लोगों ने, प्लस इसका नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइडेड है, करंट फ्लो करेगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जिसके कारण वोल्टेजेस इंड्यूस होगा, मतलब इंडक्टेंस का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो जिसको रिएक्टेंस को लिखने के लिए J ओमेगा LMC से रिप्रेजेंट किया, राइट। जब फ्रीक्वेंसीज बहुत कम होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब बहुत कम होगी तो ZMC कैन बी इक्विवेलेंटली रिटन एज RMC ओनली, ZMC को RMC से इक्वेट किया जा सकता है एट लो फ्रीक्वेंसीज, राइट। नाउ
कि अब IMC की वैल्यू लिखना है हम लोगों को। IMC की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए मूविंग कॉइल में कितना करंट जा रहा है, टोटल करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ I आ रहा है, एंड देन ये इस और इस पार्ट में डिवाइड हो रहा है। करंट डिवीजन रूल अप्लाई करिए, इस ब्रांच में आपको करंट चाहिए तो टोटल करंट I है, मल्टीप्लाइड विथ अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस। अपोजिट ब्रांच का इम्पिडेंस क्या है, RSH है, डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस, कि इस वाले ब्रांच का इम्पिडेंस प्लस इस वाले ब्रांच का इम्पिडेंस। सो RSH प्लस RMC प्लस J ओमेगा LMC, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके मूविंग कॉइल में कितना करंट जा रहा है वो इवेलुएट किया, एंड देन ये पूरी की पूरी वैल्यू, एक बार इंस्ट्रूमेंट आपका डिजाइन हो गया तो इन सारी चीजों की वैल्यू चेंज होने वाली है क्या, नहीं, क्योंकि शंट रजिस्टर चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, एंड देन मूविंग कॉइल का इम्पिडेंस भी चेंज नहीं होगा, राइट, डिजाइन कांस्टेंट है। तो ये सारी की सारी वैल्यू को कांस्टेंट ट्रीट किया, जिसको नेम किया हम लोगों ने C से। तो IMC इज इक्वल टू CI से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। अब फिक्स्ड कॉइल में कितना करंट जा रहा था, फिक्स्ड कॉइल में I करंट जा रहा था, फिक्स्ड कॉइल में I करंट जा रहा था। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, I1 I2 dm by d थीटा। तो I1 I2, तो I1 की वैल्यू कितनी है, फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के करंट, तो मूविंग कॉइल का करंट है CI एंड फिक्स्ड कॉइल का करंट है I, तो I मल्टीप्लाइड विद CI dm by d थीटा, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CI स्क्वायर dm by d थीटा। एट फाइनल डिफ्लेक्शन क्या ऑब्जर्व होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर है, कंट्रोलिंग टॉर्क में कौन सा कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म लगा हुआ है, जो कि K थीटा होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, CI स्क्वायर dm by d थीटा, राइट। तो K थीटा इज इक्वल टू CI स्क्वायर dm by d थीटा, इजंट इट। तो थीटा का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, K को राइट हैंड साइड अगर ट्रांसफर करते हैं हम लोग तो CI स्क्वायर डिवाइडेड बाई K dm by d थीटा लिखा जा सकता है। CI स्क्वायर, तो CI स्क्वायर डिवाइडेड बाई K dm by d थीटा से लिखा जा सकता है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू, क्योंकि C भी क्या है, एक कांस्टेंट ही है, तो C कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, dm by d थीटा को भी कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, -45 to 45 डिग्री। एंड इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को 0 से 125 हर्ट्ज के लिए ऑपरेट करा सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इट कैन बी रिटन एज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, राइट। अब एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली ये है कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई होगी, ये ग्रीन कलर के पेन से इंडिकेटेड है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई होगी तो ZMC की वैल्यू हाई होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होगा दैट इंप्लाइज ZMC हाई होगा, मूविंग कॉइल का इम्पिडेंस हाई होगा। इम्पिडेंस हाई होने के कारण C की वैल्यू क्या होगी, ये पूरे के पूरे कांस्टेंट की, तो को C लिया हुआ है हम लोगों ने, तो ZMC की वैल्यू अगर हाई होगी तो C की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। C की वैल्यू अगर कम होगी तो डिफ्लेक्शन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम देखने के लिए मिलेगी, थीटा डिफ्लेक्शन कम देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये मिल रहा है कि एट हायर फ्रीक्वेंसीज डिफ्लेक्शन कम मिलेगा, रीडिंग कम प्रोड्यूस करेगी आपके जो पॉइंटर है। तो हायर फ्रीक्वेंसीज पे डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एट हायर फ्रीक्वेंसीज डिफ्लेक्शन रेड्यूस्ड डिफ्लेक्शन प्रोवाइड होगा। तो 5 एम्पियर एट 50 हर्ट्ज का करंट अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो सपोज करिए 5 एम्पियर आपका इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट रीड कर रहा है। नाउ एट हायर फ्रीक्वेंसीज 5 एम्पियर एट 1000 हर्ट्ज, 1000 इज अ हायर फ्रीक्वेंसी। तो हायर फ्रीक्वेंसी का करंट अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं ऑफ सेम मैग्नीट्यूड तो कितना करंट रीड करेगी आपका इंस्ट्रूमेंट, लेस देन 5 एम्पियर की रीडिंग प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या होता है, कम होता है एट हायर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा के इंक्रीज होने की वजह से C की वैल्यू रेड्यूस हो जाएगी, डिफ्लेक्शन की वैल्यू कम देखने के लिए मिलेगी, देयरफॉर इट रीड्स लो एट हाई फ्रीक्वेंसी। सुटेबल कौन से रेंज तक होता है, 0 से 125 हर्ट्ज तक हैप्पी हम लोग ऑपरेट करा सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि शंट मल्टीप्लायर, सॉरी आपका शंट मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कनेक्ट करके किस तरीके से हम लोग रेंजेस को एक्सटेंड कर सकते हैं कि हायर करंट मेजरमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप अमीटर का डिस्कशन ओवर होता है, अब हम लोग इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वोल्ट मीटर के बारे में बात करने के लिए तैयार है।
इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वोल्ट मीटर के बारे में बात करने को तैयार। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। वो ध्यान से देखिएगा एंड अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए। सेशन कंटिन्यू करते हैं।
तो चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वोल्ट मीटर के बारे में। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वोल्ट मीटर में एज प्रीवियसली डिस्कस्ड कि जो हमारा फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल का जो सेटअप है, वोल्ट मीटर का जो सेटअप है, वो लोड के साथ या फिर अपने एलिमेंट के साथ जिसके अक्रॉस हुए वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलली कनेक्ट करेंगे हम, राइट। तो पैरेलल सेटअप इस तरीके से आपको ऑब्जर्व हो रहा है, होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से अगर हम लोग चीज़ों को करेक्टली एक ही लाइन में ड्रॉ करें तो फिक्स्ड कॉइल के सीरीज में मूविंग कॉइल कनेक्टेड है। फिक्स्ड कॉइल इज स्प्लिटेड इनटू टू हाफ and moving coil is placed in between the fixed coils, right, to attain the uniform flux density। तो मूविंग कॉइल इस तरीके से इंसर्टेड है एंड मूविंग कॉइल में करंट को लिमिट करने के लिए जिस तरीके से अमीटर में हम लोगों ने मूविंग कॉइल के शंट मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ था, सिमिलरली वोल्ट मीटर में सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है इन ऑर्डर टू लिमिट द करंट इन द मूविंग कॉइल। क्योंकि फिक्स्ड कॉइल तो थिकर होती है, वो करंट हैंडल कर सकती है, लेकिन मूविंग कॉइल लाइटर होने के कारण लाइट वेटेड बनाते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रखते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टॉर्क टू वेट रेशियो, जिससे एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी हाई मिल सके हम लोगों को, जिसके लिए मूविंग कॉइल में अब करंट को लिमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज मूविंग कॉइल डैमेज हो जाएगी, जिसके लिए सीरीज मल्टीप्लायर रजिस्टर हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो इम्पिडेंस है फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल के सेटअप का, ये पूरा का पूरा सर्कल ग्रीन कलर के पेन से जो सर्कल ड्रॉन है, तो फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल का जो इम्पिडेंस है वो टोटल इम्पिडेंस जेड एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, मीटर इम्पिडेंस, राइट। और ये टोटल जेड जो होगा उसमें सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस भी एडेड है। तो ये पूरा सेटअप हो गया और ये लोड के पैरेलली कनेक्ट किया गया है। जैसे वोल्ट मीटर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि लोड के साथ पैरेलली में कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे जिस एलिमेंट के अक्रॉस में वोल्टेज मेजर करना है उसके पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो ये करंट आई एम अगर मीटर करंट फिक्स्ड कॉइल से होती हुई मूविंग कॉइल से होती हुई सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस में फ्लो करेगी। तो मीटर इम्पिडेंस जेड एम जो है, जेड एम वो फिक्स्ड कॉइल का इम्पिडेंस प्लस मूविंग कॉइल का इम्पिडेंस है एज इंडिकेटेड इन द फिगर। फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल का कंबाइंड इम्पिडेंस को जेड एम मीटर इम्पिडेंस हम लोग कह रहे हैं। मीटर इम्पिडेंस, तो फिक्स्ड कॉइल का जो इम्पिडेंस है उसको लिखें अगर हम लोग, तो फिक्स्ड कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ इम्पिडेंस होगा, सॉरी कुछ रिएक्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द फिक्स्ड कॉइल आर एफ सी प्लस जे ओमेगा एल एफ सी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिमिलरली मूविंग कॉइल का इम्पिडेंस आर एम सी प्लस जे ओमेगा एल एम सी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जे ओमेगा एल एम सी। तो कंबाइंड बेसिस पे इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रियल पार्ट को ऐड कर दें, आर एफ सी प्लस आर एम सी मिलके आर एम कहलाएंगे, प्लस एल एफ सी एंड एल एम सी मिलके मीटर रिएक्टेंस कहलाएंगे, मीटर इंडक्टेंस कहलाएंगे, जिसको हम लोग एल एम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगेन एट लो वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब कम होगी तो Zm कैन बी इक्विवेलेंट टू Rm ओनली, क्योंकि ओमेगा Lm की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसीज अगर कम है तो ये डोमिनेटिंग रोल नहीं प्ले करेगा, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होने के कारण केवल और केवल सिंप्लीफिकेशन के लिए इक्विवेलेंट टू Rm दिया हुआ है, Zm की वैल्यू इक्विवेलेंट टू Rm होगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Rm। ना Im की वैल्यू अगर हम लोगों को निकालनी है तो Im की जो वैल्यू है, Im इज टोटल वोल्टेज इस ब्रांच के अक्रॉस का कितना है, तो V है, V डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस Z, टोटल इम्पिडेंस Z। तो लेट मी राइट हियर टोटल इम्पिडेंस Z, तो Zm मीटर इम्पिडेंस फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल का एंड प्लस सीरीज मल्टीप्लायर रजिस्टर, राइट। तो जिसको हम लोग Zm प्लस आर एस को V डिवाइडेड बाई जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V डिवाइडेड बाई जेड से, वेयर जेड इज Zm प्लस आर एस, Zm प्लस आर एस। तो देयरफॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है, आई एम स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा,
मीटर करंट स्क्वायर डीएम बाई डी थीटा, जो फिक्स कॉइल में करंट जा रहा है वही मूविंग कॉइल में जा रहा है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो कि मीटर करंट जा रहा है आई एम, तो आई एम स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा से इस चीज को रिप्रेजेंट किया हुआ है हम लोगों ने। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू आई एम की वैल्यू हम लोगों ने इवेलुएट किया वी डिवाइडेड बाई जेड, तो इंडिविजुअली अगर लिखें तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा, डी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर डी एम बाई डी थीटा। नाउ एट स्टडी स्टेट डिफ्लेक्शन क्या ऑब्जर्व हो रहा है, एट स्टडी स्टेट डिफ्लेक्शन TC इज इक्वल टू TD, TC की वैल्यू क्या है k थीटा, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज किया हुआ है, तो k थीटा इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय z स्क्वायर dm बाय d थीटा है, राइट। तो थीटा को यही रहने देते हैं, k को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करें अगर हम लोग तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय k z स्क्वायर dm बाय d थीटा है, तो k भी कांस्टेंट, z इज द इंस्ट्रूमेंट कांस्टेंट and dm by d theta is also constant from -45 to 45, तो ये पूरे की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है जब, तो थीटा कैन बी रिटन एज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से भी ऑब्जर्व हो रहा है हम लोगों को नॉन यूनिफॉर्म स्केल, इट रेट्स लो एट हाई फ्रीक्वेंसीज, है ना, तो लो एट हाई फ्रीक्वेंसीज मतलब कि लेट मी टेल यू कि ओमेगा की वैल्यू अगर हाई है, ओमेगा की वैल्यू अगर हाई है, अगर फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू हाई है, ओमेगा की वैल्यू अगर हाई है, तो जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। ओमेगा की वैल्यू हाई होने की वजह से जेड की वैल्यू हाई मिलेगी, जेड की वैल्यू हाई होने से जेड की वैल्यू हाई मिलेगी, जेड की वैल्यू हाई होने से जेड अगर हाई है, फ्रॉम हियर लेट मी राइट, जेड की वैल्यू अगर हाई है तो जेड की वैल्यू हाई मिलेगी, राइट, जेड की वैल्यू हाई मिलेगी, जेड की वैल्यू अगर हाई है तो थीटा का जो डिफ्लेक्शन है वो क्या मिलेगा, जेड की वैल्यू अगर हाई है, यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है इस एक्सप्रेशन से, इस वाले एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि जेड की वैल्यू जब हाई है तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो इट रीड्स लो वैल्यू, लो डिफ्लेक्शन at higher frequencies, low deflection at higher frequency, it reads low at high frequency, right, therefore suitable for 0 to 125 hertz, 0 से 125 hertz के ऑपरेशन के लिए इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे dm by d थीटा -45 थे 45 तक कांस्टेंट रहती हैं, तो 0 से 125 हर्ट्ज के तक के लिए ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, वोल्टेजेस मेजर कर सकते हैं ना। अब डीएम बाई डी थीटा का कॉन्सेप्ट आता है कि इसको कांस्टेंट क्यों ट्रीट करते हैं, कि प्रीवियस सेशन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि डीएम बाई डी थीटा को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, क्या रीज़न है, अगर कांस्टेंट ट्रीट ना हो क्यों हम लोग कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, आज के सेशन में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डी एम बाई डी थीटा इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो वैलिडिटी चेक ऑफ डीएम बाई डी थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक फिक्स्ड कॉइल ली गई है, राइट, तो इसमें करंट अगर I1 फ्लो करता है, ये फर्स्ट कॉइल के नाम से इसको हम लोग जान रहे हैं, तो करंट अगर I1 फ्लो करेगा तो फ्लक्स डेंसिटी कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा, इस फ्लक्स डेंसिटी को नेम किया हम लोगों ने B1। यहाँ पे मूविंग कॉइल रखी गई है एयर गैप में, तो मूविंग कॉइल कुछ इस तरीके से, इसका नाम कॉइल 2 के नाम से हम लोग जान रहे हैं, और ये जो मूविंग कॉइल है इसी में पॉइंटर भी अटैच्ड है, पॉइंटर भी अटैच्ड है, एंड मूविंग कॉइल का एरिया वेक्टर अगर हम लोग निकालें तो इसका एरिया वेक्टर जिस तरीके से कॉइल पोजीशनड है वहीं पे एरिया वेक्टर देखने के लिए मिलेगा, मिडिल सेक्शन में क्रॉस सेक्टर करता हुआ, राइट, तो यही एरिया वेक्टर होगा, इस एरिया वेक्टर को A2 के नाम से हम लोग लिख सकते हैं। तो कॉइल 1 ये है, कॉइल 2 ये है, एंड एरिया वेक्टर ये है, एंड दिस इज द फ्लक्स डेंसिटी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई इज द एंगल बिटवीन A2 एंड B1, A2 एंड B1, राइट। तो इस मूविंग कॉइल का सिंगल टर्न अगर हम लोग कंसिडरेशन में लें, इसका सिंगल टर्न जो है वो कंसिडर करें, अगर यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल टर्न कंसिडर करें
तो सिंगल टर्न को यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है हम लोगों ने। अब यहाँ पे कॉइल 1 की जो फ्लक्स डेंसिटी है कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्ट करती हुई आ रही थी, जिसको हम लोग V1 के नाम से जान रहे थे। एंड मूविंग कॉइल का एरिया वेक्टर जो है इस तरीके से जा रहा था, इसको A2 के नाम से लिख रहे थे हम लोग। तो ये इसका एरिया वेक्टर है और दोनों के बीच का जो एंगल है वो साई है, दोनों के बीच का एंगल साई है। राइट नाउ कि फ्लक्स लिखना है हम लोगों को, फ्लक्स ऑफ द सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट इन द फर्स्ट कॉइल, फ्लक्स ऑफ सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट इन फर्स्ट कॉइल, कि फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो कर रही है, फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो कर रही है। तो एज पर द गॉस्टर रूल हम लोगों को मालूम है, whenever there is a current there will be the induced flux line, जहां पे भी जिस भी कंडक्टर में करंट है वहां पे ऑटोमेटिकली सम फ्लक्स लाइन सेटअप होंगी। तो इस फ्लक्स डेंसिटी को B1 इस तरीके से इंडिकेट किया हुआ है। अब ये वाली जो B1 फ्लक्स डेंसिटी है जो कि करंट I1 के कारण प्रोड्यूस हुई है, ये मूविंग कॉइल से भी लिंक कर रही है, फ्लक्स लिंकेजेस हो रहा है, राइट, मूविंग कॉइल से भी लिंक कर रही है। तो फ्लक्स लिंकेजेस इन दी फ्लक्स इन दी सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट इन दी फर्स्ट कॉइल, वो हम लोगों को लिखना है। तो इसको 521 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो 521 की वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हम लोगों को मालूम है, सिंस फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देयरफॉर फ्लक्स कैन बी रिटन एज B मल्टीप्लाइड विद A। तो ये क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये एरिया वेक्टर है A2 और ये फ्लक्स डेंसिटी है B1। तो A2 को हम लोग B1 में रिजोल्व करेंगे। तो ये कितना एंगल बना रहा है, हम लोगों ने लिया हुआ था साई एंगल बना रहा है। तो A2 कॉस जिसके साथ एंगल बनाता है उस एक्सिस में रिजोल्व करने से कॉस साइन के टर्म्स में रिजोल्व होता है। तो A2 कॉस साई B1, A2 कॉस साई B1, तो B1 मल्टीप्लाइड विद A2 cos psi ऐसे रिप्रेजेंट किया इसको हम लोगों ने। फ्लक्स लिंकेज विद द सेकंड कॉइल, सेकंड कॉइल से कितना फ्लक्स लिंकेजेस हो रहा है, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेट मी राइट हियर लैम्डा, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स लिंकेजेस क्या होता है, n5 से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो n2521 कि इस एक्सप्रेशन में बोथ n2 और n2 से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो एक्सप्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो और हम लोगों को फ्लक्स लिंकेजेस n5 की वैल्यू पता चलेगी। तो n2521 इज इक्वल टू n2 B1 A2 cos psi से रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने चीजों को ना, कि n2521 क्योंकि हम लोगों को पता है n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा इंडक्टेंस का फॉर्मेशन होगा, सेल्फ इंडक्टेंस। और यहाँ पे क्योंकि फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल ड्यू टू करंट इन द फर्स्ट कॉइल हम लोग लिख रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस ना लेके म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडरेशन में लेंगे। तो N2521 क्योंकि 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, करंट इन द फर्स्ट कॉइल के कारण फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल लिखा हुआ है हम लोगों ने। करंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, फर्स्ट वाली का वाइंडिंग का ही करंट रिस्पॉन्सिबल होगा। तो 521 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, that implies N2521 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं हम लोग तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा M, जो कि है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस नहीं यूज करें, म्यूचुअल इंडक्टेंस यूज करें, क्योंकि करंट इन द फर्स्ट कॉइल के कारण जो फ्लक्स सेकंड कॉइल से लिंक कर रहा है उसको हम लोगों ने लिखा हुआ है, देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे वर्क करेगा। तो N2521 इज इक्वल टू MI1। तो N5 इज Li के कॉन्सेप्ट से इसको लिखा हुआ है हम लोगों ने, N2521 इज इक्वल टू MI1। तो N2521 को MI1 से रिप्लेस किया हम लोगों ने, तो N2B1A2 cos psi, N2B1A2 cos psi सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फ्लक्स इज डेंसिटी इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई A होती है, तो B1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 लिखा जा सकता है। हाँ, B1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 लिखा जा सकता है। अब फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, करंट, तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, तो B1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 लिखा जा सकता है, मतलब कि B1 को I1 से रिप्लेस किया जा सकता है। तो इस B1 से ये I1 कैंसिल हो गया, तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, A2 क्या है, एरिया है,
तो N2 और A2 एक बार इंस्ट्रूमेंट बन गया तो उसके बाद चेंज नहीं हो सकता। मोर नंबर ऑफ टर्न्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो देयरफॉर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos psi, m is directly proportional to cos psi and m is directly proportional to cos psi। तो m I1 is equal to n2 I1 A2 cos psi। तो I1 से I1 कैंसिल और n2 A2 कांस्टेंट है, therefore m is directly proportional to cos psi, m is directly proportional to cos psi, right? हाँ, कि फिक्स्ड कॉइल यहाँ पे करंट I1 फ्लो कर रहा है, फ्लक्स डेंसिटी V1 यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रही है, एंड मूविंग कॉइल इस तरीके से प्लेस किया गया है जिसका एरिया वेक्टर A2 यहाँ पे है। और यहीं पे हम लोगों ने पॉइंटर कनेक्ट करके रखा हुआ है जहाँ पे मूविंग कॉइल का पोजीशन है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से V1 से थीटा एंगल बना रहा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन V1 एंड पॉइंटर, V1 एंड पॉइंटर के बीच का एंगल है, सॉरी V1 एंड पॉइंटर के बीच का एंगल है, या फिर मूविंग कॉइल आप कह सकते हैं। एंड साई इज द एंगल बिटवीन V1 एंड A2, V1 और A2 के बीच का जो एंगल है वो साई है, साई। तो साई इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है हम लोगों को, साई इज इक्वल टू थीटा, राइट। और m इज इक्वल टू mm cos थीटा लिखा जा सकता है यहाँ पे, राइट, क्योंकि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos साई होता था, हम लोगों ने डिराइव किया। तो हम लोग साई इज इक्वल टू थीटा है, साई इज इक्वल टू थीटा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट mm इंट्रोड्यूस हो गया। तो डी एम बाई डी थीटा अगर लिखते हैं तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा एम एम से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस एम एम साइन थीटा आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, डी एम बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट मिला क्या हम लोगों को? नहीं, डी एम बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट नहीं मिला, डी एम बाई डी थीटा माइनस एम एम साइन थीटा आ रहा है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो रहा है कि dm बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग प्रीवियस सेशन से ही बात करते हुए आ रहे हैं, हर जगह पे dm बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, dm बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए आ रहे हैं। तो जितना भी एज्यूम किया हुआ था हम लोगों ने dm बाई डी थीटा, क्योंकि dm बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट नहीं होता है अगर, तो जितना भी एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा हुआ था, डिराइव किया हुआ था, वो सारी की सारी चीज़ें रॉन्ग हो गई, राइट। मतलब अपना जो रिजल्ट मिल रहा था वो सब एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि dm बाई डी थीटा तो यहाँ पे कांस्टेंट निकला नहीं। नहीं, जितना भी हम लोगों ने डिराइव किया वो सही है, क्योंकि dm बाई डी थीटा को कांस्टेंट हम लोग बनाते हैं। कैसे बना पाएंगे? एज अ इंजीनियर आप लोग इसमें सोचिए और बताइए कि dm बाई डी थीटा को कैसे एडजस्टमेंट करके हम लोग कांस्टेंट बनाया जा सकता है, बताइए, थोड़ा सा सोचिएगा इसके बारे में, एंड देन सेशन कंटिन्यू करिएगा कि dm बाई डी थीटा को कांस्टेंट कैसे बना सकते हैं, dm बाई डी थीटा को कांस्टेंट कैसे बनाया जा सकता है। dm बाई डी थीटा को कांस्टेंट कैसे बनाया जा सकता है?
बताइएगा, सोचिए डी एम बाई डी थीटा को कांस्टेंट कैसे बनाएं। तो ध्यान दीजिएगा कि डी एम बाई डी थीटा को कांस्टेंट बनाने के लिए फिर से एनालाइज करते हैं चीजों को कि फिक्स्ड कॉइल में करंट I1 फ्लो कर रहा है एंड फ्लक्स डेंसिटी V1 एक्सपीरियंस हो रही है एंड मूविंग कॉइल यहाँ पे रखा हुआ है उसी पोजीशन पे साई एंगल बनाता हुआ कि एरिया वेक्टर ऑफ मूविंग कॉइल इज मेकिंग एन एंगल विथ B1, जितना भी एंगल बना रहा है उस एंगल को हम लोग साई कहते हैं, राइट, साई एंगल कहेंगे। एंड पॉइंटर जो है वो एरिया वेक्टर के साथ नहीं रखा हुआ है हम लोगों ने, पॉइंटर को एरिया वेक्टर से या मूविंग कॉइल से 90 डिग्री पे शिफ्ट करके रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पर्पल कलर के पेन से आपको इंडिकेटेड है कि ये मूविंग कॉइल से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये पॉइंटर जो है, दिस वन इज पॉइंटर और ये स्केल है, राइट। तो ये जब 90 डिग्री है ये साई है और तो ये इसको हम लोगों ने थीटा कंसीडर किया, तो अब लिख सकते हैं क्या 180 डिग्री साई इज इक्वल टू, साई की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री टोटल है, टोटल 180 डिग्री माइनस 90 प्लस थीटा, माइनस 90 प्लस थीटा, राइट। तो ये सॉल्व होके कितना आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो m इज इक्वल टू एम एम कॉस 90 माइनस थीटा लिखा, वहां पे क्या लिख रहे थे m इज इक्वल टू एम एम कॉस थीटा लिख रहे थे, एम एम कॉस थीटा, और यहाँ पे एम एम कॉस 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, तो जिससे m इज इक्वल टू एम एम साइन थीटा आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओनली। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा की वैल्यू स्मॉल होगी तो साइन थीटा इज इक्वलेंट टू थीटा ओनली, राइट। अप टू 40 टू 45 डिग्री थीटा की वैल्यू approximated, sin theta is approximated to theta up to 40 to 45, right। तो m is equal to mm थीटा लिखा जा सकता है, तो dm by d थीटा आप निकालिए तो जो कि mm आएगा जो कि कांस्टेंट आ रहा है, राइट। dm by d थीटा आप निकालेंगे तो mm आ रहा है जो कि कांस्टेंट वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, तो mm dm by d थीटा को इस तरीके से हम लोग कांस्टेंट बना सकते हैं जब पॉइंटर मूविंग कॉइल से 90 डिग्री पे प्लेस्ड हो, तो dm by d थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी और लीनियर ऑपरेटिंग रेंज होगा यहाँ -45 से 45 डिग्री तक dm by d थीटा की, राइट। if theta is small तो sin theta is approximated to theta, let theta is 2 degree, so sin 2 degree is 0.034
इज नॉट अप्रोक्सीमेटेड टू 2 डिग्री, कि थीटा अगर 2 डिग्री है तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करिए, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ रही है 0.034। तो साइन थीटा मतलब कि साइन 0.034 रेडियन इज इक्वल टू थीटा 0.034। तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू किसमें होनी चाहिए, रेडियंस में होनी चाहिए, ना कि डिग्रीज में। ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप किया आज के सेशन में। तो आज तक इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाट मीटर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वोल्ट मीटर डिस्कस किया, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप अमीटर के बारे में हम लोगों ने बात किया और सारे का सारा डिस्कशन किया। अब हम लोग किस तरीके से फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल को अरेंज करके पावर का मेजरमेंट करेंगे सर्किटरी में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अच्छे से प्रिपेयर करिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में आगे मिलते हैं जिसमें इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाट मीटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।